गूगल पर अगर आप ये सर्च करोगे 30802500 तो सबसे ऊपर कोडेक्स लेस्टर लिखा आएगा, जो कि नाम है एक भविष्य की किताब का। और इस भविष्य की किताब को बिल गेट्स ने 1994 में 30802500 डॉलर्स में, यानी कि 3,08,25,000 जो कि 250 करोड़ रुपए होते हैं, इतने में खरीदी है, जिसकी आज की वैल्यू कितनी है 400 करोड़ रुपए, वो भी एक किताब के लिए। और खरीदने वाला खुद माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, जिसको टेक्नोलॉजी की समझ है वो है। क्या देखा इन्होंने इस किताब के अंदर? इस किताब के अंदर साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर लिखा हुआ था। अभी हम जिस साइंस और टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, इस समय को आज से 500 साल पहले ही लिख दिया था लियोनार्डो दा विंची ने इस किताब के अंदर। लियोनार्डो दा विंची पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ उसको बोलते हैं जो हर फील्ड का मास्टर होता है। 500 साल पहले इन्होंने इंसान की बॉडी के 240 स्केचेस बनाए थे, तब एक्सरा नहीं था, जो कि आज की मॉडर्न साइंस के स्केचेस से सेम टू सेम मैच करते हैं। ये इतने क्यूरियस थे, इनको इतना जानना था कि ये कब्रिस्तान जाते थे, कब्र को खोद करके लाश को निकाल करके उनकी बॉडी को ऑब्जर्व करते, ये देखने के लिए कि इंसान की बॉडी बनी किस तरह से। आपके स्क्रीन पर ये सारी बॉडी के स्केचेस दिख रहे हैं, ये इन्होंने बनाए हैं। बाहुबली मूवी में बल्लाल देव का ये रथ आपने देखा होगा, पर अब ये इमेज देखो, विंसी ने इस रथ का डिजाइन तब के समय में बना लिया था। इनके पास में इम्पॉसिबल इमेजिनेशन स्किल थी। अब मैं इम्पॉसिबल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ वो सुनना। आप ये फोटोग्राफ देखो, ये है इटली के मैप की, जो कि किससे ली गई है, सैटेलाइट से क्लिक करी गई है। और अब देखो ये स्केच है 16th सेंचुरी का, जिस वक्त सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी। इन्होंने सिटी को इमेजिन करके ऐसा स्केच ड्रॉ करा कि अगर सिटी को ऊपर से देखा जाए तो वो इस तरह से नजर आएगा। उस वक्त एरोप्लेन नहीं थी, ड्रोन नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी जिससे सिटी को इतनी ऊंचाई से देख सके। मतलब कि विंसी पहले इंसान है जिन्होंने किसी सिटी को इतनी ऊंचाई से इमेजिन कर लिया था। लियोनार्डो दा विंची ने 33 बैरल्ड ऑर्गन बनाया था। ये क्या करता था, इसमें 33 छोटी कैरेबल की बंदूकें एक साथ फायर कर सकती थी। उस समय 500 साल पहले के हिसाब से ये बहुत ही एडवांस मैकेनिज्म था। इन्होंने कई तरह के हथियार बनाए, राजाओं को ये चिट्ठी लिखते थे, चैलेंज करते थे कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे हथियार बना सकता हूं कि आपके दुश्मनों की सेनाओं को चूर चूर कर सकती है। टैंकर्स की जो खोज है वो विंसी के बनाए हुए डिजाइन को देखकर ही की गई है। 500 साल पहले विंसी के पास में एक ऐसी लड़ाकू मशीन का स्केच था जो कि कछुए के शेप में था और इसके चारों तरफ तोप लगी होती थी, जिसको किसी भी दिशा में घुमा करके हमला कर सकते हैं। दुनिया ने पहला हेलीकॉप्टर 1940 में देखा था, पर विंसी ने 500 साल पहले ही हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, हेलीकॉप्टर कैसे काम करता है, इसका पूरा नक्शा, इसकी पूरी डिजाइन तैयार कर ली थी। वो तो उस वक्त टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसको हकीकत में एक्सपेरिमेंट करके बना नहीं पाए। हमने अब तक पढ़ा है कि एरोप्लेन का आविष्कार करा है राइट ब्रदर्स ने, पर जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे कई 100 साल पहले विंसी ने हवा में कैसे उड़ा जा सकता है, इसकी जो मशीन है उसका पूरा मॉडल बना दिया था इन्होंने। असल में विंसी जो थे वो पक्षियों से बहुत प्यार करते थे, बर्ड से बहुत प्यार करते थे, तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पक्षियों को खरीदते और पिंजरों से आजाद करते। अब क्योंकि उन्होंने पक्षियों के साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया है, तो वो पक्षियों को ऑब्जर्व करते कि यार ये पक्षी उड़ कैसे पाते हैं। और एक दिन इनका भी उड़ने का मन हुआ, इनको भी हवा में सैर करने का मन हुआ, तब इन्होंने एक मॉडल डिजाइन करा। सोचो किसी को भी अगर ये पता लगाना है कि पक्षी कैसे उड़ पाता है, तो उसकी वीडियो बनानी होगी और उसको स्लोमो में देखना होगा, तब एक एक पंख दिखाई देगा सही से, फ्रेम बाय फ्रेम। पर विंसी ने पक्षी के उड़ने की एक एक फ्रेम को कैसे कैप्चर करा सुनना। ये केज के अंदर पक्षी को रखते हैं, बर्ड्स का जो केज होता है उस केज को वो खोलते, जैसे ये पक्षी उड़ने लगता है उसको वो ऑब्जर्व करते और स्केच बनानी स्टार्ट कर लेते, फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करके उसको स्केच कर लेते ताकि पता लग सके कि पक्षी उड़ क्यों पा रहा है। और इस प्रोसेस को समझकर इन्होंने फ्लाइंग मशीन बना ली थी, इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लिया था, जो कि आप देख सकते हो इसमें इंसान की बैठने की जगह भी बनाई इन्होंने। सेबेस्टियन लेनॉर्मड इनको पैराशूट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, पर अम्ब्रेला का जैसा स्ट्रक्चर को लेकर हवा में उड़ते हुए इंसान का स्केच सबसे पहले विंसी ने ही बना दिया था। ये सुनकर तो मैं खुद दंग रह गया कि 26 जून 2000 में एंड्रे निकोलस ने विंसी के स्केच को देख करके इन्होंने पैराशूट बनाया और उसके बाद में उसको लेकर के वो 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। लोग हैरान तब रह गए जब निकोलस सही सलामत नीचे उतर गए और विंसी की जो स्केच थी वो सही साबित हो गई। इनकी लाइफ का सबसे डेस्परेट प्रोजेक्ट जो है, जिसमें इन्होंने बहुत टाइम दिया है, वो है मोनालिसा की पेंटिंग। 14 साल दिए थे इन्होंने। इस पेंटिंग को बनाने में इन्होंने बाल से भी छोटे ब्रश का इस्तेमाल करा था। लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना फीमेल वर्जन बनाया है, कई लोग कहते हैं कि इसमें कई राज छुपे हुए हैं। इनफैक्ट मोनालिसा के एक्सप्रेशन बताने भी काफी डिफिकल्ट होता है। इनकी एक और फेमस पेंटिंग है द लास्ट सपर। जब जीसस और उनके 12 प्यूपल्स को शूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब इन सब लोगों ने एक आखिरी बार साथ में बैठ करके खाना खाया था। ये पेंटिंग उस घटना को दर्शाती है। प्लस एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखी, मैं दंग रह गया था देख करके। अगर फोटोशॉप में इस पेंटिंग को खोलते हो और एक और इमेज इसके ऊपर डुप्लीकेट में लगाते हो और ऊपर वाली इमेज को आप फ्लिप करते हो और उसके बाद में आप ओवरले करते हो, तो उसके बाद में जैसे ही ऊपर वाली इमेज को आप मूव करते रहोगे वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। सोचो टेस्ला ने अब सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च की है, पर विंसी का एक स्केच है जहां पर इन्होंने सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का मॉडल बनाया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था सेल्फ प्रोपेल्ड कार्ट। इस दुनिया में पहली कार बनी है 1886 में। उससे भी पहले कार तो छोड़ो, सेल्फ
ड्राइविंग व्हीकल बना दिया, वो भी 500 साल पहले, जिसको वो एक्सपेरिमेंट करके देख नहीं सकते। सोचो ये अभी के टाइम पे होते तो टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर ये कार को हवा में उड़ा लेते। अब तक मैंने जितनी भी खोजें बताई है या इससे कई ज़्यादा साइंटिफिक आर्टिस्टिक खोजें या कई मिस्ट्रीज, जैसे कि आसमान का रंग जो है वो नीला क्यों है, पक्षी जो है वो इतनी देर तक हवा में क्यों रह पाता है, ये सारी चीज़ें कोडेक्स लेस्टर बुक में लिखी हुई है, जिसको बिल गेट्स ने 250 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसकी आज की वैल्यू है 400 करोड़ रुपए। लियोनार्डो दा विंची ने इतनी खोजें करी है, इतने आइडियाज दिए हैं, इतने डिजाइन बनाए हैं, इतनी पेंटिंग करी है। कुछ उनको कहते हैं कि वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो पेंटर थे, कई लोग कहते हैं वो आर्टिस्ट थे, कई लोग कहते हैं वो आर्टिस्ट नहीं साइंटिस्ट थे। इसलिए इनके लिए एक वर्ड है, इनको कहते हैं पॉलीमैथ, जो कि है हर फील्ड का बादशाह। लेकिन अब ये देखो कि विंसी के टाइम में आज जितनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, पर एक लॉजिकल आउटलुक के साथ में इंसान क्या कर सकता है वो तो आपने देख ही लिया है। यही लॉजिकल और प्रैक्टिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग की जरूरत तुम्हें भी है। अगर आर्किटेक्चर करना है तो मॉडल्स बनाओ, डेटा साइंस करनी हो तो रियल लाइफ डेटा के साथ में सीखो, और अगर सीएससी करनी है तो 1000 बार कोड प्रैक्टिस करो। ऐसे ही एक कॉलेज के कुछ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने 100 डेज ऑफ कोड का चैलेंज लिया था और पूरे 100 दिनों तक इन्होंने कोडिंग प्रोजेक्ट बनाकर ये चैलेंज सक्सेसफुली खत्म किया। तभी तो इनका स्किल लेवल इतना हाई है कि एक तरफ इनकी एक स्टूडेंट ने गूगल के एसओसी का 1.25 लाख का इंटर्नशिप क्रैक कर रही है, और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट ने बनाया नेटफ्लिक्स क्लोन, जिसको गूगल खुद बैन कर रही है। ये स्टूडेंट्स है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्लोबल बीटेक इन सीएस एंड एआई के। एडमिशन के लिए आपको इनका एंट्रेंस टेस्ट NSAT देना होगा, जिसके नेक्स्ट फेज एप्लीकेशंस आर क्लोजिंग ऑन 14 जून। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वॉल्टर आइजैक्सन, जिन्होंने लियोनार्डो दा विंची के ऊपर बुक लिखी है, जिसमें इन्होंने विंसी की ऑब्जर्वेशन का सीक्रेट बताया है कि वो चीजों को ऑब्जर्व कैसे करते थे, चीजों को वो देखते कैसे थे, क्योंकि आप जो भी ऑब्जर्व करते हो वो आप धीरे धीरे बनते जाते हो। तो अगर आपको भी किसी भी चीज को डीपली ऑब्जर्व करना सीखना है तो ये स्टेप्स बताए हैं विंसी साहब ने। स्टेप नंबर 1, अगर आपको किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना है तो उसका फिजिकल अपीयरेंस की एक एक डिटेल्स को लिख डालो। जितना डिटेल्स में लिख सकते हो उतना लिखो। क्यों लिखना है समझ आ जाएगा अभी। जैसे मान लो वो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्यों है, वो कितनी बड़ी है, क्या नहीं हो पा रहा है, क्या करने की जरूरत है, जो भी समझ आ रहा है वो सब कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड लिख दो। स्टेप नंबर 2, उस चीज की वजह से जो आपने सोचा है उसकी वजह से दूसरी चीजों पर क्या रिएक्शन पड़ रहा है वो लिखो। एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपके लाइफ पर, आपकी मेंटल कंडीशन पर, आपके फाइनेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है लिख लो। प्रॉब्लम तो मैंने केवल एग्जाम्पल लिया, ये लगता है हर जगह है। और फिर तीसरा स्टेप है कि आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दो। जब आप एक एक प्रॉब्लम को लिख लेते हो और उसका रिएक्शन भी लिख लेते हो, या फिर कोई भी चीज़ है उसके बारे में लिख लेते हो और उसका रिएक्शन आप लिख लेते हो, तो इससे होता यह है कि वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर आप काम नहीं कर रहे हो, आपका दिमाग बैकएंड में काम कर रहा होता है, आपका दिमाग चल रहा होता है बैकएंड में, भले आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसलिए नोटिस करना कभी भी होता है कि 2 दिन बाद में एक ऐसा आइडिया आ जाता है जो पहले नहीं आ रहा था, 2 दिन 3 दिन के बाद में सोल्यूशन आ जाता है जो पहले नहीं आ रहा था। तो वो होता इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग बैकएंड में काम कर रहा था। तो बस आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ और ऑब्जर्वेशन लिखते जाओ। कुछ दिन बाद फिर से आप सोचोगे तो नया ही आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आपका दिमाग बैकएंड में चलता है। अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के सेकंड पॉइंट पर, जहां हम विंसी के विचारों की बात करेंगे। मैं सिर्फ 7 लाइन्स बोलने वाला हूं, हर एक लाइन में एक बहुत डीप मीनिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना। विंसी कहते हैं कि जो एक दिन में अमीर बनना चाहता है उसे 1 साल में फांसी पर लटका दिया जाएगा। वो कहता है कि जिस तरह से बहादुर होना खतरनाक होता है, उसी तरीके से डर हमारी सुरक्षा करता है। आप दिन में 24 घंटे भी कुछ नया सीख रहे हैं तो भी दिमाग को थकान नहीं होती है। विंसी कहते हैं समय उसके लिए लंबे समय तक रहता है जो इसका इस्तेमाल करता है। वो कहते हैं कि खूबसूरत तरीके से बिताया गया जीवन लंबा होता है। काम के ऊपर ये कहते हैं कि काम करने की इच्छा शक्ति होना ही काफी नहीं होता है, काम करके दिखाओ। और लास्ट में मेरी फेवरेट लाइन है, प्रकृति कभी अपने नियम नहीं तोड़ती। इन हर एक लाइन के अंदर एक पूरी की पूरी जिंदगी है। देखो, काबिलियत सब में होती है। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 बार देखा है कि हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत होती है। अभी आप जैसे मुझे देख रहे हो, आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जिसके साथ में आप न्याय नहीं कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो। वो जो आपकी शक्ति है ना, उसका आप ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो सुनना, विंसी क्या कहते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारा एक दोस्त है, हमारा दोस्त है, उसका नाम है मन, और ये बहुत कमजोर होता है। ये रोकता है, ये डरता है, ये कंफर्टेबल होना चाहता है। ये कमजोर मन आपको क्या कहता है बार बार, यार तू कितनी मेहनत कर रहा है, इतना करने के बाद भी नहीं हुआ तो आगे क्यों होगा, क्यों अपने आप को इतना कष्ट दे रहा है, रुक जाते हैं ना, गिव अप कर लेते हैं, क्या ही मिल जाएगा, मिलके भी क्या ही कर लेंगे उसका। विंसी कहता है कि लाइफ में हर इंसान एक ना एक बार तो बहुत बुरी तरह से अटकता है। अब विंसी के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना चाहिए। सही सुना आपने, खराब हालतों को हल्के में लेकर उसके ऊपर मजाक उड़ाने का जिगरा होना चाहिए आपके अंदर। आपकी जो काबिलियत है उसके साथ में न्याय तभी होगा जब आप मुश्किल हालतों का मजाक उड़ाकर आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाओगे। ये मैं नहीं, ये विंसी साहब कह रहे हैं। थर्ड, अब हम बात कर लेते हैं विंसी की इंटरकनेक्टेड थ्योरी के बारे में।
ये मेरी फेवरेट थ्योरी है। विंसी के अकॉर्डिंग दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इंटरकनेक्टेड है, बस देखने वाले की नजर चाहिए। इन्होंने कभी भी हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, पोइट्री किसी भी सब्जेक्ट को अलग नहीं समझा। उनकी जर्नल बुक अगर आप उठाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कि कैटेगरी वाइज चीजों को रखा हुआ है, साइंस की बातें अलग, आर्ट्स की बात अलग। कई फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट लिखा है तो कई बायोलॉजी की ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, और आप देखोगे तो बीच में हेलीकॉप्टर का स्केच बना हुआ है, तो कहीं मिलेगा कि इंसान के शरीर का हाथ जो है उसकी डिटेल लिखी हुई है। और ऐसा होता भी है क्योंकि विंसी को सिमिलैरिटीज देखनी आती थी। और आप नेचर को भी देखोगे तो आपको काफी चीजें ऐसी मिलेगी जो सिमिलर है। बहुत छोटे मोटे एग्जाम्पल बताओ तो लंग्स और पेड़ देखोगे तो, ब्रेन का न्यूरॉन्स और सिटी का मैप देखोगे तो, हम डेली लाइफ में भी ऐसी बहुत चीजें देखते हैं। जैसे अखरोट जो है वो ब्रेन की तरह दिखता है, पेड़ की जड़ें हमारी नसों की तरह दिखाई देता है। इस तरह सिमिलैरिटीज कितनी मिलती रहती है। ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया है। ये जो फ्रीडम है ना, ये जो बच्चा वाला हमारा दिमाग है जो सिमिलैरिटीज देखता है, ये पढ़ाई के अंदर कहाँ मिलती है? नहीं मिलती है। अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री और फिजिक्स को मिलाओगे तो आपको बेवकूफ़ समझेंगे, केमिस्ट्री और अकाउंट को मिलाओगे तो आपको पता नहीं क्या समझेंगे, साइंस और कॉमर्स को आप जोड़ दो, आर्ट्स और कॉमर्स को जोड़ो, लोग दुनिया बेवकूफ़ समझेगी आपको। पर क्या हो अगर आपको मैं ये कहूँ कि इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं या जितनी भी कामयाब कंपनीज है या स्टार्टअप्स है जो आ रहे हैं और आएंगे, वो क्या करते हैं? वो दो इंडस्ट्रीज को मिला लेते हैं। याद है मैंने पिछली वीडियो में नावल रविकांत के पॉडकास्ट के बारे में बात करी थी। उन्होंने खुद बोला है कि दो अलग चीज़ों को जब आप मिला लेते हो, दो अलग इंडस्ट्री को जब आप मिला लेते हो तो शानदार कॉम्बिनेशन बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक भालू है जो कुछ करके दिखाए तो इंटरेस्टिंग लगता है, और दूसरा है कि एक पहिए वाली साइकिल अगर कोई उसको चलाए तो वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन भालू अगर उस एक पहिए वाली साइकिल को चलाएगा तो वो सर्कस बन जाता है और इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्या कंपनीज यही नहीं कर रही है? क्या बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसी बेस पे नहीं चल रहे हैं कि वो दो अलग अलग चीज़ों को मिला देते हैं? तो बताओ आप क्या दो अलग चीज़ों में कनेक्शंस देख पाते हो, डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो? और ये चीज आप चलते फिरते इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप देखो कि आपको जो दिख रहा है उसमें क्या सिमिलरिटीज है, वो कौन सी दो अलग अलग चीजें हैं जिनको मिलाते हो अगर आप इमेजिनेशन के अंदर, तो वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। इस एक्सरसाइज को बार बार करने से आपकी प्रैक्टिस होती है चीजों के बीच में इनडायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड करने में। इससे होता ही है कि आपका दिमाग रैंडमली चलता है, इतना रैंडम होता है कि आप कहीं से कुछ सोच करके एक ऐसा बना लेते हो सोल्यूशन कि लोग सोचते हैं कि यार ये कर कैसे पाता है। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को मिलाने की ट्राई करते हो। फोर्थ पॉइंट उनके लिए, जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं या मेरी तरह अगर वो काम करते हैं, उनके लिए विंसी ने बहुत ही अमेजिंग एडवाइस दी है। वो कहते हैं कि हम किसी भी प्रोजेक्ट पर बहुत देर तक काम कर रहे होते हैं तो क्योंकि उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हमें बहुत लगाव होता है, तो हमें उसकी एरर्स, उसकी कमियां, उसकी खामियां हमें पता नहीं लगती है। हम कहते हैं कि ये तो परफेक्ट है। इसलिए अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को ऐसा बनाना है कि उसके अंदर कम से कम गलतियां हो, देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक। एक दिन 2 दिन का ब्रेक लो, उस ब्रेक में आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में जब आप उस प्रोजेक्ट पर फिर से लगोगे तो आपका नजरिया अलग होगा। अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर गौर फरमा लेते हैं। दुनिया का कोई भी जीनियस आदमी, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी स्मार्ट आदमी, भले वो अभी है या पहले हिस्ट्री में जो रहे हैं, उनके अंदर एक चीज जो है वो देखी गई है जो उनके अंदर मरते दम तक खत्म नहीं होती है। और वो चीज ऐसी होती है कि वो खुद चाहे तो उसे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। और इस चीज की वजह से विंसी और उनके जैसे कई लोगों ने बहुत कुछ करा है। आप भी कुछ भी करोगे या फिर मैं भी अपनी लाइफ में कुछ भी करूंगा, उसी चीज की वजह से करूंगा। और उसी चीज की होने की वजह से मोटिवेशन की फिर जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन आज होता है कल नहीं होता है। उस चीज के बाद में आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। आप ऐसी बातें नहीं करते हो कि आज मन हो रहा है कल नहीं हो रहा है। वो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, खुजली, तलब। जानना है भाई कैसे होता है, ये पढ़ के देखना है, रिसर्च करके देखना है, ट्राई करके देखना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है, लेकिन जानना है होता कैसे है या फिर क्यों होता है। एक रेवोल्यूशनरी इंसान और एक आम इंसान के बीच का अगर फ़र्क बताऊँ तो वो टैलेंट नहीं है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, वो क्यूरियोसिटी है। बड़ा करने का मतलब ही यही होता है कि आप जवाब ढूंढना चाह रहे हो, फिर वो जवाब ढूंढना पढ़ना हो गया, या फिर जवाब ढूंढने का मतलब एक्शन लेना हो गया। क्योंकि आपको जानना है तो आप उसके लिए या तो एक्शन लोगे या उसको जानोगे या सीखोगे। एक चीज जो आपकी सक्सेस और आपकी अभी की कंडीशन के बीच का पुल बन सकता है वो है सवाल करना और उसका जवाब ढूंढना। अगर ये कीड़ा आपको एक बार काट गया कि किसी भी चीज के बारे में जाने बिना, खुद को खपाए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तब दुनिया तो बहुत दूर की बात, आप खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे वो पाने से जो आपको पाना है। और अगर आपको सवाल करना सीखना है और अपने आप से सवाल क्या करे वो जानना है, सवालों की लिस्ट चाहिए, और अगर आपको सवाल करते करते खुद की खोज करनी है, अपने आप से मिलना है, अपने जीवन तक को बदल के रख देना है सवाल करने की स्किल से, तो आपको री इन्वेंट योर सेल्फ बुक को पढ़नी नहीं है बल्कि याद करनी है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप इसको अभी 10 सेकंड में खरीद कर अपने फोन में हमेशा के लिए डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी प्राइस आपका जो मोबाइल का रिचार्ज है उससे 10 गुना कम है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने में दिक्कत हो टीम से बात कर सकते हो, ये ईमेल है। और हाँ, न्यूटन स्कूल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। NSAT टेस्ट की डेट है 14 जून। मिलता है अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको निकोला टेस्ला के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।